चल आज हम लोग ये इकोनॉमिक्स का जो पॉवर्टी वाला पार्ट था वो तो खत्म हो गया। पॉवर्टी में क्वेश्चन भी तुम लोग देख लिया होगा, कितना सारा क्वेश्चन था उसमें। बहुत सारा क्वेश्चन कवर किया था उस दिन, 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला। आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट शुरू करेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट में ना सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे पता है, इसमें बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन बहुत ज्यादा है। एक एक लाइन का, दो दो लाइन का जो डेफिनेशन है वो बड़ा, वो बहुत ज्यादा है। तो मैं तुम लोग को ये बोलूंगा कि अभी जब पढ़ेंगे ना तो उसको लॉजिक समझ लेना और याद भी उसी को कर लेना। क्योंकि वो दो दो नंबर का, दो दो लाइन का जो इक्वेशन मतलब डेफिनेशन है ना, वो बार बार दिखेगा तुम लोग को एग्जाम में। समझ में आया? तुम लोग का एग्जाम जब होगा, मानो 30 नंबर का होगा या 20 नंबर का होगा, तो वहां पे तुम लोग को वो सारा डेफिनेशन दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस डेफिनेशन को पहले अच्छे से समझ लो। पहला राउंड पे समझना होता है, दूसरा राउंड पे याद करना होता है, और तीसरा राउंड पे लिख लो। एक दो बार लिखेगा हो जाएगा। मेरे हिसाब से लिखने के लिए यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि दो दो लाइन की खेला है। तो एक बार भी तुम लोग लिखेगा तो काम बन जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि हाथ से कम एटलीस्ट एग्जाम से पहले एक बार जरूर लिख लेना। बड़ा बड़ा जितना भी क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है ना, उसको एक बार हाथ से जरूर लिख लेना, जिसमें तुम लोग पॉइंट को याद रखना और अंदर वाला मटेरियल एक बार बनाने का कोशिश करना। देखना कि जो अपना किताब में जितना एक्सटेंड है वहां तक कितना तक तुम लोग पहुंच पा रहे हैं। अगर 70-80% भी पहुंच जाएगा ना, काफी है। कुछ बना के लिखेगा, कुछ किताब में लिखा हुआ है, मैनेजेबल है। समझ में आ गया? खाली याद ये रखना है कि हेडिंग जो है वो पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो। 5 नंबर पे पॉइंट कितना लिखना है? 8 पॉइंट। बार बार बोल रहा हूँ, 5 नंबर पे कितना लिखना है? 8 पॉइंट। और उसमें उसमें जो बाकी का पॉइंट जो रहेगा ना, 10 पॉइंट, बाकी का दो ऐसे ही लिख के छोड़ देना। मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, 2 पॉइंट छोड़ दो। अब चलो आ जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उस दिन बात किए थे, तुम लोग मेरे को बताया था अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब? वो बेरोजगारी बोला था तुम लोग। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है रे भाई? मतलब आदमी को काम नहीं मिल रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और इंडिया में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ा गजब का प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही आधा से ज्यादा चीज होता है। तुम लोग कभी नोट किया, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही सबसे ज्यादा क्राइम होता है। अगर इंसान के पास काम होगा तो क्राइम करेगा नहीं, लेकिन अगर काम नहीं है तो करेगा क्या? क्राइम। और क्राइम में क्या क्या करता है सर? सीधा रॉबरी करता है, लूट करता है, बोम मारता है। अब क्या बोले बोलो? ये सब काम करेगा तो तुम लोग कैसे चलेगा? अब वही वाला प्रॉब्लम को जानना है, इसको अच्छे से सुनना है। सबसे पहले तो द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज अ डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड इकोनॉमी। सेम बात जिस तरीके से हम लोग गरीबी के बारे में बात किए, दैट इज पोवर्टी। पोवर्टी का जो कॉन्सेप्ट था इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी अलग था, इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वहां पे भी अलग था। ठीक कि नहीं? डेवलप्ड इकोनॉमी में गरीब कौन था? जिसके पास ऑडी नहीं है, अगर होंडा सिटी है तो भी गरीब है। और इंडिया में गरीब कौन है? जिसके पास कुछ भी नहीं है वो गरीब है। और अमीर कौन है? जिसके पास होंडा सिटी है। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। वही अवस्था यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बन रहा है, जो बड़े बड़े देश होते हैं, दैट इज डेवलप्ड कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का सीन कुछ अलग होता है, और अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट का सीन कुछ अलग होता है। हम लोग अपना अनएम्प्लॉयमेंट देख के रखा हुआ है। क्या देखा है यहाँ पे? यहाँ पे तो गजब का अनएम्प्लॉयमेंट है यार। आदमी को काम नहीं मिल रहा, पूरा साल नहीं मिल रहा है। मतलब वो पेनियल है, थ्रू आउट द लाइफ काम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर तुम डेवलप कंट्री के बारे में बात करेगा तो वहां पे क्या दिखता है पता है? वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो साइक्लिक नेचर का है। मतलब साइक्लिक का मतलब क्या होता है सर? साइक्लिक का मतलब होता है वो टाइम टू टाइम होता है। जैसे अभी देखो, जब हम लोग यहाँ पे कोरोना आया था या 2008 का रिसेशन आया था, रिसेशन का मतलब पता है? रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाता है सडनली। डिमांड सप्लाई सब कुछ लो हो जाता है, इनकम भी कम हो जाता है। तो वो वाला फेज को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उस फेज को हम लोग रिसेशन बोलते हैं या डिप्रेशन बोलते हैं। रिसेशन का मतलब समझ में आ गया? सिंपल तरीके से डेफिनेशन बाद में देख लेंगे। रिसेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इकोनॉमी का जो अवस्था होता है वो थोड़ा खस्ता हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, जहां पे सब कुछ लो रहता है। एम्प्लॉयमेंट गायब हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, इनकम कम रहता है, सब कुछ लो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेशन। अब तुम इस चीज को समझना चाहेगा तो जनरली तुम देखो 2020 19-20 का केस देखो, 20-21 का केस देखो। वहां पे अपना इकोनॉमी में रिसेशन आया था। बोलो कैसे? जो ही कोविड इंटर किया, बहुत सारा बिजनेस बंद हो गया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन रुक गया, डिमांड कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, पूरा पैसा कम हो गया। मार्केट पूरा क्या होगा? ठहर सा गया। अगर तुम लोग टेक्निकली बात करेगा तो 2020 और 21 अपने कैलेंडर से बाहर ही रखते हैं, वो आया ही नहीं था, पूरा वेस्ट था वो ईयर। अब ये देखो 20-21 में आपको क्या दिखा?
पूरा का पूरा अवस्था खराब हो गया है, खस्ता हो गया है, कुछ है नहीं, इस पोजीशन को, इस सीन को हम लोग रिसेशन बोलते हैं। और रिसेशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अगर काम बनेगा नहीं, अगर काम मतलब प्रोडक्शन होगा नहीं, तो आदमी को काम मिलेगा नहीं मिलेगा। इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ प्रिवेल करता है, दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरली प्रिवेलिंग इन द डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी में आदमी अनएम्प्लॉयड कब होता है, जब रिसेशन आता है तभी होता है, थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाओ, वहां देखो आदमी क्या करता है, तुमको ही पता होगा। अपने यहाँ पे बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अगर कभी जेसीबी खड़ा होकर खुदाई कर दे रास्ता में, तो 20 आदमी खड़ा होकर देख लेगा। सही है कि नहीं? मैंने बेरोजगारी का आलम तुम लोगों को समझ में आ रहा है? एक जेसीबी रास्ता खोद रहा है तो 20 आदमी घेर के देख रहा है उसको, एक गजब अवस्था है यार, क्या कौन सा नया काम कर रहा है ये लोग। अब देखो यही वाला बात यहाँ पे समझाएगा, ये वाला टोटल चीज में एक बार तुम लोग पढ़ेगा, किताब है तो लोग के पास, चल पढ़ जल्दी जल्दी। जो काम यहाँ पे बोले हैं वही वाला बात बोला, अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो यही बताएगा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो उसके बाद बता देता हूँ तुम लोग को। पढ़ लिया? क्या समझ में आया? वो सब कहानी कुछ दिखा जो जो बोले? अब मेरा बात सुन, ये सब बात तो समझ में आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या डेफिनेशन देखने को मिल रहा है, एक साइक्लिक फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन का मतलब समझा सकता है तुम लोग? साइक्लिक फ्लक्चुएशन का मतलब होता है इकोनॉमी कभी अप होगा कभी डाउन होगा। जब वो अप होगा ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन वो जब वो डाउन रहेगा तो क्या रहेगा, सब कुछ खराब रहेगा। और इस कारण से डेवलप इकोनॉमी में क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तभी सोच के बताओ, अगर कभी चीज खराब है तो अच्छा होगा, जब अच्छा होगा तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ही लिखा हुआ है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर में। वेयर एज व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द unemployment in case of underdeveloped economy, we are having that unemployment in India is due to economic nature, that is they are not cyclic। देखो here the structural perennial in nature, क्या होता है, स्ट्रक्चरल है एंड पेरेनियल है। ये पेरेनियल का मतलब पता है क्या, पेरेनियल का मतलब पता है, नाम नहीं सुना ना? पेरेनियल का मतलब होता है सारा साल। क्या होता है, सारा साल होता है, सारा साल मतलब सारा साल यही अवस्था है। जैसे हम लोग, तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रिवर्स में, समझ में आ गया? वही वाला बात यहाँ पे है, ये पेरेनियल्स है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है सर, पेरेनियल का मतलब होता है कि वह सारा साल रहता है। तो यहाँ पे अपना अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सारा साल रहता है। यहाँ पे कोई इकोनॉमी में चेंज आने से कोई अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आता। एक्चुअल में हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है वो क्या है पता है, डिमांड नहीं है। बड़े बड़े देशों में ना वो प्रॉब्लम किस लिए आता है, बड़े बड़े देशों में जो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है वो डिमांड का है। नहीं समझ में आया? कैसे, इधर सुनो, इधर रिलेशन एक बार देख लो। अगर सोच के देखो, तुम्हारे इकोनॉमी में, डी लिखने के तो बी हो गया, तुम्हारे इकोनॉमी में अगर डिमांड कम है तो क्या कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा।
अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम है, अगर प्रोडक्शन कम है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, हाँ कि ना? देख लो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो क्या सीन बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। सर ये ठीक कैसे होगा, जो ही डिमांड बढ़ जाएगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, और तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, खुद पे खुद कम हो जाएगा। प्रॉब्लम खत्म अनएम्प्लॉयमेंट का। ये कौन सा जगह का है पता है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी का है। कौन सी इकोनॉमी, डेवलप्ड। अब सर डेवलप्ड इकोनॉमी का तो खर्चा समझ में आ गया पूरा, क्या अवस्था है इसका। अंडर डेवलप में क्या होता है, अंडर डेवलप में ना ये जो प्रॉब्लम है वो डिमांड के कारण से नहीं है। अंडर डेवलप इकोनॉमी में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मुख्य कारण क्या है पता है, कैपिटल। ये कैपिटल कौन सा चिड़िया का नाम है भाई, कैपिटल। कैपिटल का नाम सुना है, कैपिटल किस लिए दरकार पड़ता है, जनरली कैपिटल का दरकार अगर अपना लोग साधारण भाषा में समझे तो बिजनेस सेटअप करने के लिए चाहिए। अब देखो इधर, कैपिटल अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो बिजनेस क्या होगा, सोच के बताओ। बिजनेस ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है। लेकिन अगर कैपिटल आपका कम है तो दिक्कत क्या है, सर बिजनेस आपका कम होगा। बिजनेस क्या होगा, कम होगा। थोड़ा नीचे करके लिखना पड़ेगा, बिजनेस आपका कम होगा। बिजनेस अगर कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा एंड एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। ये किस नेचर का है, अंडर डेवलप का खेला है ये। खत्म हो गया वाला बात, पूरा समझ में आ गया होगा इसमें। तो अगर तुमसे नेचर कोई पूछे एक्सप्लेन करने के लिए वो बता सकता है, कैसे बताएगा, सीधा सीधी 3 पॉइंट। जो डेवलप कंट्री है वहां पे कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, डिमांड। अब डिमांड क्या होता है, साइक्लिक इन नेचर है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। लेकिन जो लैक ऑफ कैपिटल है वो क्या है, वो थ्रू आउट द ईयर चलता है भाई, कभी कैपिटल अपना देश में बढ़ता नहीं है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन वाला पार्ट शुरू होगा। हर दो दो लाइन का, यहाँ पे दो दो लाइन का क्या मिलेगा तुमको, डेफिनेशन मिलेगा। और सारे का सारा डेफिनेशन याद करके जाना सेफ साइड में रहने के लिए। क्या बोले, समझ में आया? टू बी इन सेफ साइड यू हैव टू लर्न एवरी डेफिनेशन। और डेफिनेशन कोई रॉकेट साइंस वाला डेफिनेशन नहीं है, आराम वाला है, आराम से कर लेगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है एक बार। इसमें कुछ नया डेफिनेशन तुम लोग कुछ समझ में आ रहा है, देखो तो मेरे को तो लगता है जो तुम लोग जानता है वही है। क्या है इसमें, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर, जनरली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इंसान काम करना चाहता है बट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब। यही तो बात बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू दोज सरप्लस वर्कर हु आर विलिंग टू वर्क एट द रूलिंग वेज रेट एंड एंड हु आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो पैसा मिल रहा है उसी में काम करेंगे, सब लोग रेडी है काम करने के लिए, बट वी आर नॉट हैविंग द वर्क, दैट्स व्हाई वी आर अनएम्प्लॉयड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। या एक्चुअल में जो हम लोग सोचते हैं वही है। दूसरा आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये सर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का नाम सुना है, ये क्वेश्चन में बार बार दिखता है तो मैं इसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इसको हमेशा याद रखना जरूर। अब तुम लोग बोलेगा क्या है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, थोड़ा बता सकते हैं पढ़ के देखो एक बार, तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ इसमें। कुछ समझ में आया?
ये देखिए एक फार्म लैंड है, ठीक है। इस फार्म लैंड में ना अगर 10 आदमी काम करेगा, इसका जो कैपेसिटी है वो उतना ही सामान बना सकता है। मान लेते हैं ये जो फार्म लैंड है, इसमें आप मैक्स टू मैक्स 100 kg गेहूं उगा सकते हो। कितना? 100 kg। अरे 100 kg लिखने नहीं दे रहा मेरे को। 100 kg क्या है? गेहूं। 100 kg गेहूं उगा सकता है, और उसके लिए उसको आइडियली कितना आदमी का आवश्यकता होता है? मान लेते हैं 10, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का आलम ऐसा है कि आदमी वहां पे कितना आदमी लगा दे रहा है पता है? 15। अब ये बताओ 15 लोग अगर इस खेत पे काम करेगा तो क्या 100 के बदले 200 किलो गेहूं निकाल लेगा क्या? इज इट पॉसिबल? कभी भी नहीं हो सकता सर, उसका जितना कैपेसिटी उतना ही मिलेगा। तब ये सोच के बताओ, ये जो 5 आदमी है, ये जो एक्स्ट्रा 5 आदमी आया है, ये 5 आदमी, ये टेक्निकली क्या काम कर रहा है? कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? they are not contributing anything, but they are showing that they are employed, but actually they are not making any kind of contribution। अगर इन लोग को हटा भी दो तो भी सर आपका इतना ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं आने वाला है। यही वाला बात डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में बोला जा रहा है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और तुम लोग को उसको याद करना है, समझ में आया? उसको याद करना है। देखो, disguised unemployment refer to those surplus workers who are apparently involved in any work but are not contributing anything to total output। Their contribution to total output is zero। सही बात है, 10 जन भी 100 कर रहा है, 15 जन भी 100 ही kg कर रहा है, तो सर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? जीरो। खत्म हो गया बात। उसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये भी दिखता है, पढ़ के देख ले एक बार क्या बोलता है यहाँ पे। देख, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑकर ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, साइक्लिक चेंज नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज है। साइक्लिक का मतलब एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, इसे साइक्लिक बोलते हैं। जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है ना, तो सर अनएम्प्लॉयमेंट आता है। उस अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे बोला जा रहा है, वो क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये देख लो क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। मतलब इकोनॉमी में जब चेंज आता है ना, देयर ऑफ टू काइंड ऑफ चेंजेस। क्या क्या आता है सर? सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी बदल गया। क्या हो गया? टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गया, या डिमांड बदल गया। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड टेक्नोलॉजी सर? अब देखो, जब तुम लोग हम बात कर रहे हैं चेंजेस का, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस, तो आपको मैंने बताया इकोनॉमी में जो चेंज आता है वो दो टाइप का आ सकता है। पहला क्या है? टेक में चेंज आ गया है, और दूसरा डिमांड में चेंज आ गया है। इधर देखो, अगर मानो टेक्नोलॉजी में अचानक से चेंज आ गया है, सब आदमी मैनुअल वर्क से कैपिटल मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटेड सिस्टम में चला जा रहा है। अब बताओ क्या दिक्कत होगा? जितना भी आदमी मैनुअल में था वो लोग क्या करेगा? शिफ्ट कर रहा है ना, किस तरफ? सबका सब टेक्निकल में चला जा रहा है। तो सर जो जो आदमी शिफ्ट नहीं कर पाएगा वो लोग क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? उसके बाद आता है सर डिमांड के बारे में। जब डिमांड में चेंज आने से क्या दिक्कत है? सोच के बताओ, डिमांड में चेंज आने से क्या दिक्कत है? कभी नोट किया डिमांड में चेंज कब? तुम लोग छोटा सा भी एग्जांपल दिखाएं, तुम लोग देखेगा मार्केट में हर दिन नया प्रोडक्ट आता है, गायब भी हो जाता है। सही कि नहीं? हर दिन नया प्रोडक्ट आता है, गायब भी हो जाता है। अब जब वो चीज़ आता है ना, तो अचानक से डिमांड में पुश होता है, उसका क्या होता है? डिमांड बड़ा हाई रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब इंसान का चॉइस बदलता है, वो चीज़ हट जाता है मार्केट से। तुम लोग कभी नाम सुना है फिजिट स्पिनर? फिजिट स्पिनर का नाम सुना था? वो फालतू एक तो चीज़ आया था ना, कि वो स्ट्रेस, वो क्या उड़ाता था? अपना स्ट्रेस। हम लोग क्या किए? उसी को उड़ा दिए। वो चल फुट, ना चाहिए कोई स्ट्रेस स्ट्रेस। अचानक से उसका डिमांड आया था ना मार्केट में, क्यों आया था? हवा देख के सब कर रहा है तो हम लोग भी कर लेते हैं। उसके बाद इंडियन इंडियन का जो इंडिया का जो पब्लिक है वो सियाना है, जिससे कोई फायदा नहीं उससे अपना कोई वायदा नहीं, चलो फूटो, हटा दिया मार्केट से। अचानक से डिमांड चेंज हो गया, हुआ तो इसे बोला था चेंज इन डिमांड। अब सर डिमांड का पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है, यही वाला कहानी यहाँ दोहरा रहा है तुम लोग को। अब देख ले क्या क्या लिखा हुआ है। व्हेन एनी लेबर सेविंग, कहाँ गए थे? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, व्हेन एनी लेबर सेविंग और कैपिटल इंसेंटिव न्यू टेक्नोलॉजी इज यूज। मतलब लेबर सेविंग का मतलब ऑटोमेटिक या मैकेनिक मशीन की तरफ तुम लोग फिक्स कर रहा है, तो वही वाला बात बोल रहे थे। न्यू टेक्नोलॉजी इज यूज, सम वर्कर आर थ्रोन आउट ऑफ देयर जॉब्स। आउट हो जाएगा, क्यों सर? वी आर नॉट बी एबल टू अडेप्ट। अगेन व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस, ओल्ड टेक्नीशियन और टेक्नोक्रेट्स मे लूज देयर जॉब। सही बात है,
जो पुराना काम करने वाला है वो आउट हो जाएगा, नया काम करने वाला रिप्लेसमेंट ले लेगा अपना अपना। ठीक तो these are example of technological unemployment, which is a sub case of structural unemployment. Again, because of changes in the pattern of demand, certain industry may be closed down or worker of this industry may lose their jobs. सही बात है। अब तुम लोग देख सकता है आजकल का युग में क्या दिक्कत आया है। तुम लोग एकदम सिंपल देखो, टेक्नोलॉजी में चेंज की अगर बात बताएं, तुम लोग को देखेगा ओला का बात, ओला उबेर का बात देखो, अचानक से टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, डिमांड किसका कम हुआ है? टैक्सी वाला जो अपना जो नॉर्मल जो था, नॉर्मल टैक्सी जो कैब होता है, उसका अचानक से डिमांड पूरा उड़ चुका है मार्केट से, पूरा पूरा आउट हो चुका ना। अनलेस अनटिल कहाँ पे वो चल रहा है ज़्यादा, जहाँ पे आप लोग का इंटरनेट का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहीं पे चल रहा है। लेकिन मेजोरिटी में जितना भी टैक्सी ड्राइवर है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है? ओला उबेर में। क्यों? क्योंकि दे आर गेटिंग अ फिक्स सैलरी। टेक्नोलॉजी आ गया है, मैनेज कर लिया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, मैनेज कर लिया, और जो नहीं कर पाया वो आउट हो गया मार्केट से। क्यों? क्योंकि वो लोग चला नहीं पा रहा है, ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब डिमांड का भी पैटर्न तुम लोग देख सकते हैं, अपने लोग का यहाँ पे डिमांड का पैटर्न क्या हो गया आजकल। तुम लोग देखेगा नॉर्मल बाजार का अवस्था कितना खराब है, ट्रेडिशनल जो मार्केट है अपने लोग का अवस्था खराब है। द रीजन इज व्हाट? ऑनलाइन मार्केट्स। अब ऑनलाइन मार्केट इतना खुल चुका है कि आदमी घर से निकलने में तरसता है, अब वो घर में बैठे बैठे ही सब काम करना चाहता है। देख लो ब्लिंकिट, आदमी आंख बंद करते ही सामान आ जाता है। बिग बास्केट, इतना बड़ा बास्केट में माल भर के देके जाता है। नहीं, ग्रोफर का नाम ही ब्लिंकिट हो गया है। समझ में आ गया ये सब चीज। उसके बाद चीज आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, देख लो तो एक बार। मतलब एक आदमी के पास टाइम है 20 घंटा काम करने का, मतलब 8 घंटा बोल लेते हैं, 20 घंटा कुछ ज्यादा हो गया फ्लो फ्लो में। एक आदमी 8 घंटा काम कर सकता है, बट द प्रॉब्लम इज आदमी इतना ज्यादा है कि उसे 4 घंटे का ही काम दिया जा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपके पास जितना पावर है लेकिन आप उस अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी लिख लो, यह इंपॉर्टेंट। ये फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या है सर? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अगर पढ़ के देखो तो क्या लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? इधर देख, सुन मेरा बात। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बोल रहा है अपने इकोनॉमी में बहुत सारा सेक्टर है बिजनेस का, यस और नो? देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेक्टर्स इन आवर बिजनेस, मतलब आवर इकोनॉमी, और दोज सेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबका अलग अलग खेला है, कभी कोई एक्सपैंड करता है तो कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, यस और नो? लेकिन जहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, सोच के बताओ? वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यस और नो? जैसे अभी का दिन में अगर तुम देखेगा तो अपना आईटी सेक्टर जो है वो बड़ा ही बूम कर रहा है। तो वहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है? वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हर एक आदमी आज आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो कॉमर्स फील्ड का हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड का हो। सर कैसे? कुछ ना कुछ कंप्यूटर का कोर्स कर ले रहा है, और वो अपना अपने कैपेसिटी के हिसाब से दे आर गेटिंग जॉब इन आईटी सेक्टर, यस और नो? ठीक। आईटी सेक्टर डेवलप कर रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर तुम दूसरा सेक्टर देखो, एफएमसीजी प्रोडक्शन, वहाँ पे देखो क्या अवस्था है, वो शायद उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पा रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को देखो, वो उतना हिसाब से डेवलप नहीं कर पा रहा है। ठीक तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे? लेबर क्या हो रहा है? शिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना सेक्टर को छोड़ के वो दूसरा सेक्टर में इन ले रहा है। सही बात है कि नहीं? मानो तुम लोग कॉमर्स वाला बच्चा लोग है, अभी काम करना सीखेगा, तुम लोग बहुत सारा काम सीखेगा, अकाउंट्स का काम सीखेगा, टैक्सेशन का काम सीखेगा। कुछ दिन बाद जब ये काम सीख लेगा, अगर तुम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, तुम लोग क्या करेगा? यू विल लुक फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बाई लर्निंग अ न्यू टाइप ऑफ कोर्सेज। तुम लोग भी थोड़ा आईटी वाईटी का कोर्स करके किसी और सेक्टर में घुसेगा। ऐसा होगा नहीं, चाप मत लो, ऐसा नहीं होगा, हम बोल रहे हैं। तो तुम लोग क्या करेगा? दूसरा जगह पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि एक सेक्टर डेवलप हो रहा है, एक सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये जो अंडर डेवलप जो सेक्टर है, वहां का एम्प्लॉय अगर एडजस्ट नहीं करेगा तो उसका हाल क्या होगा? अगर एग्रीकल्चर वाला आदमी लोग जो है, वहां पे तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब मान के चलो वहां का आदमी अगर वो आईटी सेक्टर में आके काम नहीं कर पाएगा तो क्या अवस्था होगा?
अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में काम कर नहीं पा रहा है, वहाँ काम हो नहीं रहा है, और यहाँ पे वो काम कर नहीं सकता। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गेट द जॉब ड्यू टू चेंजेस इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। समझ में आया? एक बार पढ़ ले, अब देख समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देख लिखा हुआ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये सीजन के साथ बदल जाता है। जैसे अब देखो, जो आदमी लोग कपड़ा वाला इंडस्ट्री में काम करता है, वो लोग का कपड़ा जैसे जैकेट वैकेट का बात होता है, वो कब चलता है? ठंड में आता है, तो ठंड में चलता है। अब जब ठंड चला गया तो नहीं चलता है। एसी मैकेनिक्स का अवस्था देख लो, गर्मी में बहुत ज़्यादा काम होता है, ठंड में ठंड पड़ जाता है। सही कि नहीं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है, सीजन वाइज क्या होता है, काम बंद हो जाता है। और तुम लोग देखेगा, जो कश्मीर का आदमी लोग होता है, तुम्हारा शीतकाल में जो हम लोग यहाँ पे ठंड पड़ता है, वो लोग आते हैं यहाँ पे चादर वादर बेचने, लेकिन उसके बाद फिर हाँ, फिर कहाँ चला जाता है? कश्मीर। क्यों? सर अवस्था यह है कि कश्मीर में इतना ठंड पड़ जाता है कि काम वहाँ हो नहीं पाता, तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ काम कर लेता है। समझ में आया? ये वाला अवस्था है। अब देखो, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी का मतलब पता है? वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? माने अपने इच्छा से। यही तो। इनवॉलेंटरी का मतलब अनिच्छा से, और कुछ का इच्छा से। देखो कुछ कुछ व्यक्ति आज हम लोग को दिख जाता है, दिखता है तो आसपास में, ना ना हम काम नहीं करेंगे। क्यों? सैलरी बड़ा कम दे रहा है यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सब काम करने में। यही तो। कुछ कुछ आदमी ऐसा होता है ना, जो बोलता है ना भाई मेरे को काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको मेरे हिसाब का सैलरी नहीं मिल रहा है, जो आप चाहते हो उस हिसाब का सैलरी नहीं मिल रहा है। वो एक्सपेक्ट करके बताओ 30,000 रुपये, लेकिन क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10,000 मिल रहा है, तो काम नहीं करेंगे सर। क्या बोलते हैं इसे? वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। और एक होता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, आदमी चाहता है कि काम करे, लेकिन काम नहीं मिल पाता, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, या उसमें कोई क्या बोलता है उसको, जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो ना हो, इसलिए नहीं मिल पा रहा है, या इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रहा है, या आपका कोई गैप रह जा रहा है, जिस कारण से आपको जॉब नहीं मिल पा रहा। समझ में आया? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देख लो, मोस्ट प्रोबेबली ये सारा का सारा पॉइंट कवर हो चुका है, देख ले एक बार पढ़ के, समझ में आया है कि नहीं। कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, याद करने में दिक्कत होगा? हो गया खत्म? चले आगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो कब देखो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इंडिया को हम लोग जनरली दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या है? एक ग्राम, एक शहर। एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। ठीक तो। अपना देश का तो यही अवस्था है, अपने लोग अपने देश को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। देखो यहाँ पे भी कर दिए हैं, एक रूरल एक अर्बन। और रूरल में क्या क्या होता है देख लो। रूरल में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, वो जनरली दो कारण से आता है। देखो, एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट, वहाँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है, मतलब सीजन में जब खेती होता है तो काम करता है, जब काम नहीं होता है तो बैठा रहता है। ठीक तो। वेयर एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखता है। हाँ ऑब्वियस सा बात है, एक ही खेत में 20 आदमी काम कर रहा है, जहाँ 5 आदमी का दरकार है। एक्चुअल में क्या है, वो काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बाकी सब मिलकर थोड़ा थोड़ा आराम कर रहा है। इसका मतलब ये है, 5 आदमी काम कर सकता था, लेकिन 20 आदमी घुस गया, तो मतलब क्या हुआ है, सबका सब आराम कर रहा है। उसके बाद देखो, अगर अर्बन एरिया के बारे में बात करें, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के वहाँ पे दो केस आता है। देखो, एक इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, दूसरा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ये देखो, इसका चार्ट ऐसा दिखता होगा शायद। एक रूरल कर लिए, अर्बन कर लिए, सीजनल, डिस्गाइज्ड, इंडस्ट्रियल एंड एडुकेटेड। अब सोच के बताओ, सीजनल तो समझ में आ गया होगा, डिस्गाइज भी डिस्कस हो ही गया है। इसको एक बार तुम लोग पढ़ के देख लो, खत्म करो इसको बात को, क्योंकि दो बार एक ही चीज घिसना है हम लोग को। एक बार पढ़ के खत्म कर इसको।
सीजनल डिस्गस्ट तो समझ में आ गया होगा, अंदर चला गया तो बॉडी के अंदर टेस्ट कराएंगे तो निकलेगा ना सीजनल का डेफिनेशन। अब देख यहाँ पे देख दो चीज और लिखा हुआ, देख स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल एंड साइक्लिक, ये भी तो समझ में आ ही गया था। देख ये सब एग्जांपल एक बार याद रख लेना बस। सीजनल में कौन कौन सा आता है, कोई भी देख जो सीजनल होता है, जैसे तुम लोग को राइस दिख सकता है, शुगर दिख सकता है। शुगर कैन क्या था, थ्रू आउट द ईयर रहता है शुगर कैन, एक बार एक टाइम पे आता है। जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री तो एकदम समझ में आता ही होगा भाई, ठंड में थोड़ा कम चलता है, लेकिन आजकल सभी चलता है, हमेशा ही चलता है। अब देखो यहाँ पे डिस्गस्ट का भी मतलब समझ में आ गया होगा। चल यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्रियल का। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है देख ले तो। कुछ नया बोला इसमें, काम करने के लिए तैयार है लेकिन इंडस्ट्री आपको जॉब नहीं दे रहा है, तो क्या करें। इंडस्ट्री जॉब क्यों नहीं, इंडस्ट्री को डिमांड ही नहीं है तो देगा नहीं, या इंडस्ट्री को वैसा आदमी चाहिए जो वो है नहीं। समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री को आदमी चाहिए जो मशीन ठीक कर सके, और तुम आदमी जो है ये तुम मशीन चला सकता है, जॉब में लेके कोई फायदा है। इसे इनसफिशियंट बोलते हैं, इस पर क्या बोलते हैं, गैप आ जाता है दोनों के बीच में। इंडस्ट्री कुछ और चाह रहा है, आप लोग कुछ और दे रहे हो। यही कारण है आजकल हम लोग का देश में जितना ही प्रोफेशन है ना, इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। हम लोग एमबीए बना के भेज रहे हैं, हर दिन कितना एमबीए बनता है, लेकिन एमबीए में प्रॉब्लम यह है कि एमबीए जिस लिए बनाया जाता है वो खाली थ्योरेटिकल नॉलेज रट के आ जा रहा है, और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिजनेस को जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, जिस कारण से बिजनेस उसे जॉब नहीं दे रहा है। तब बोलता है कि एमबीए कर लिया लेकिन पढ़ा पढ़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। रीजन क्या है, एमबीए करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो जरूरी तो है डिग्री चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको नॉलेज भी तो चाहिए दैट यू कैन मैनेज। अगर आपसे कोई काम होगा नहीं तो लेगा कोई, आपको सोच के बताओ। हाँ, वो तो पता है एमबीए चाय वाला। अब मेरा बात सुन, इधर क्या लिखा हुआ है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है सर, मतलब आदमी एडुकेटेड है पर काम मिला नहीं। अब वो हम लोग को पता ही है, एडुकेटेड आदमी लोग को आजकल काम मिलता नहीं है। सर सबसे पहले एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड इंसान जो होता है ना, उसे जब काम खोजने जाता है तो वो अपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेता है कि मेरे को यही काम चाहिए। अगर काम नहीं मिला ना, उससे नीचे वो काम करेगा नहीं, क्यों, ईगो में लगना शुरू हो जाता है फिर। यही तो। अब क्या करेगा बोल, अगर एक आदमी एमबीए कर लिया उसको बोलेगा रिक्शा चलाओ, भाई ईगो हर्ट होगा, फैक्ट है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल है, साइक्लिक है, ये वाला पढ़ के खत्म करो, हो गया टाइप्स। मेरे हिसाब से ये खत्म ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं करने वाले यहाँ पे। खाली पढ़ ले उसको, जल्दी से देख ले एक बार, क्योंकि एक बार डिस्कस कर लिया ना, वापस से करना है क्या, देख ले, समझ में नहीं आता तो बोल। सबसे पहला बात बता, स्ट्रक्चरल में क्या हुआ था। स्ट्रक्चरल में दो टाइप का चेंजेस आता है, एक डिमांड का चेंज आता है, एक इकोनॉमी में चेंज आता है, यही तो। अब ये बात सुनो, जो लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी था, जिसे हम लोग बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये चेंज के कारण कहाँ चेंज आया था, इकोनॉमी में। तो अब अगर इकोनॉमी में चेंज आया है तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। समझ में आया, यही वाला बात यहाँ पे बता रहा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था, अपने देश में विदेश से कंपनियां आना शुरू हो गया था। तो अगर विदेश से कंपनियां आएंगी तो अपने देश में जो कंपनियां हैं उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा, जो कम्पीट ना कर पाए उसे क्या करना पड़ेगा, टाटा बाय बाय, यस और नो। अब देखो जितने भी गवर्नमेंट, तुम लोग देखा होगा 90s के पहले, मैं 1990s के पहले, तुम लोग देखा तो होगा नहीं क्योंकि तुम लोग उस टाइम नेगेटिव में होगा, यही तो, तुम लोग नेगेटिव में था, हम भी नहीं थे, हम भी नेगेटिव में थे, बस थोड़ा सीनियर सिटीजन होंगे, नहीं तुम लोग से छोटा थे, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। मर ही गए होंगे ना, बस खत्म, 90s के पहले मर ही गए होंगे। अब मेरा बात सुनो, 90s में क्या अवस्था हुआ था, देखो 90s में तुम लोग नोट किया होगा, मैंने पापा मम्मी से पूछना कभी तो तुम लोग को पता चलेगा, उस टाइम एक ही फोन कंपनी चलता था जबरदस्त, उसका नाम था बीएसएनएल। बीएसएनएल वो कंपनी चलता था अपने यहाँ पे, कनेक्शन रहता था ना,
हेलो। वो खराब रहता तो भी पैसा लेता था। 3 महीना आदमी घर में बीएसएनएल का नेटवर्क मतलब कनेक्शन खराब है, तार कटा हुआ, कॉल ना जा रहा है ना आ रहा है, लेकिन बिल हमेशा आ रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। वहां पे जो आदमी काम कर रहा है, मजे में काम कर रहा है, भाई कुछ दिख नहीं रहा है, सीरियस नहीं है। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए अपनी इकोनॉमी में चेंज लाया गया। किसे बुलाया गया? बाहर से कंपनियों को बुलाया गया, अरे भाई सेटअप करो यहाँ पे। कौन आया? एयरटेल, वोडाफोन। सेटअप किया। देखो बीएसएनएल कहाँ है? टाटा बाय बाय हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण था। अब देखो जो बीएसएनएल में जो लोग काम करता था वो क्या हो गया? दिख गया? समझ में आ गया? ये रहा साइक्लिक, पढ़ के देख ले, खत्म कर इसको। देख, अब देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कॉजेट के बारे में बात है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना पॉइंट लिखना है? एक्सप्लेन कितना करना है? 8 एक्सप्लेन करना है, छोड़ना कितना ऐसे छोड़ देना है, 2-3 तो लिख के छोड़ दो। अब इधर आओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत होगा? आदमी ज्यादा है, काम कम है, तो दिक्कत क्या होगा? आदमी ज्यादा हो गया, पड़े रहो घर में जाओ, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड। दूसरा देखो, स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया का पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, इंडिया का इकोनॉमी उस रेट से बढ़ रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन अगर मान के चलो मैं 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन आपका ग्रोथ रेट 4% का है। गैप दिख रहा है ना? 6% का गैप है, मतलब 6% हर साल इंसान जो आ रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट कर रहा है। मतलब हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट किस रेट से बढ़ रहा है? 6% के हिसाब से हर बार बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब सिस्टम। जो अपने लोग जहाँ पे काम करते हैं, हम लोग के यहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी ज़्यादा काम करता है? सर दोनों। वी आर जनरली यूजिंग द मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी। हम लोग के यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये नहीं कि सारा का सारा ऑटोमेटेड हो गया या सारा का सारा मैनुअल है, अपने लोग दोनों में चल रहे हैं। ठीक तो? कहाँ फीलिंग आएगा पता है तुम लोग को? तुम लोग दोनों में है। जब तुम एसबीआई का ब्रांच में जाएगा, वहाँ जब लाइन के बदले बैठा देगा ना, बोले वहाँ काउंटर पे नंबर आएगा, नंबर देख के जाना, तब फील आता है हाँ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में तो आ गए हैं। किंतु जब वहाँ पे पहुँचेगा और जब बोलता है ना कि लंच के बाद आइए, तो समझ में आता है कुछ भी हो जाए मैनुअल में ही है। कभी गया एसबीआई का? एसबीआई गया है कभी? तो समझेगा कहाँ से? एसबीआई में अगर तुम लोग देखेगा जाके, काउंटर सिस्टम देखा है कैसे आया है? अभी टोकन सिस्टम है। तुम एंट्री लेते ही सबसे पहले टोकन फाड़ लो, टोकन में तुम्हारा नंबर बोल देता है, जाकर बैठ जाओ चुप से। अब जब तुम्हारा अब जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, जब तुम्हारा टाइम आएगा वो दिखा देगा टोकन में, ये आदमी है फलाना काउंटर पे जाओ। समझ में आया? इसे देख के तो लगता है ऑटोमेटेड है। और सुन, जब हम लोग काउंटर पे पहुंचते हैं तो लोग क्या बोलता है? लंच के बाद। तब समझ में आता है भाई तो मैनुअल ही है। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम पता है क्या होता है? ये एजुकेशन सिस्टम जो हम लोग का, वो क्या है? फॉल्टी है। कैसे फॉल्टी? कैसे है? अपने लोग क्या पढ़ते हैं सोच के बताओ। हाँ, बता रहे सुन। वो देख, मैथमेटिक्स का जरूरत हमेशा पड़ता है, लेकिन हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हम बता रहे सुनो। वी आर जनरली फोकस्ड ऑन व्हाट? थियोरेटिकल एस्पेक्ट। हम लोग कभी वोकेशनल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोग का यहाँ पे जो भी काम सिखाया जाता है वो पढ़ने के लिए ही किया, पढ़ो पढ़ने के लिए बस, खेल खत्म। यहाँ पे कभी हम लोग को ये नहीं बताया जाता कि आप वोकेशनल, आप कुछ सीख लो। अगर आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हो तो वो आप सीख लो, जिससे आप पैसा कमा भी सकते हो। हम लोग को ये नहीं सिखाया जाता। ठीक तो? समझ में आया? तो ये जो डिफिकल्टी है अपने एजुकेशन सिस्टम में, जो डिफिकल्टी है वो किस लिए है पता है? वोकेशनल ट्रेनिंग का डिफिकल्टी है।
अगर अपने अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर आप लोग वोकेशनल सिस्टम को इंक्लूड कर दोगे ना, तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। यही डिफरेंस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का। समझ में आया? वो लोग देखना ज़्यादातर प्रोजेक्ट 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 करता है। क्यों करता है पता है? द रीजन इज प्रोजेक्ट करने से आदमी क्या करता है पता है? रिसर्च करता है और वो अपना नॉलेज खुद ब खुद एक्वायर करता है। लेकिन इंडिया में तो भाई अलग ही जुगाड़ चलता है। इंडिया का स्टूडेंट क्या करता है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, एक बनाओ सब दे देंगे उसी में। देख दूसरा, लैक ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ, देख ले इधर, लैक ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो भी खराब ही है। क्या किया जा सकता है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी देख लो क्या है। देयर हैज नॉट बीन एनी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन आवर कंट्री एक्सेप्ट फॉर मेंशनिंग अ फ्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट इन अ वेरियस प्लान्स। नो स्पेसिफिक पॉलिसी वाज लेट डाउन टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट। बस यहाँ तक भी लिख देगा तो काम बन जाएगा। देख वहां पे लगा दिया, देख। अब देख, एक्सेस कैपेसिटी इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब इंडस्ट्री में जितना आदमी चाहिए उससे ज्यादा काम कर रहा है। कौन सा? अब पढ़ ले, सुन लेते हैं एक बार क्या बोला क्या है। अब देख यहाँ पे जो बात बोल रहा है ना, ये एक्सेस कैपेसिटी वाला, ये कुछ नया नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है अपने इंडस्ट्री में ऑलरेडी ज्यादा एम्प्लॉय है, अब तुम नया एम्प्लॉय तो ले नहीं सकता। जिस कारण से क्या होता है, जो नया एम्प्लॉय बन रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो जो नया एम्प्लॉय आया उसको जॉब थोड़ी ना मिलेगा। यही वाला बात यहाँ पे बोल रहा है। हाँ, एक टाइप का। उसके बाद देखो, देयर आर सम अदर रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले एग्रीकल्चर एज ए सीजनल ऑक्यूपेशन। हम लोग का एग्रीकल्चर क्या है? सीजनल है, जिस कारण से आदमी को काम कब तक मिलता है? एक सीजन में ही मिलता है, उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये क्या कहाँ से कारण आ गया भाई? इरिगेशन फैसिलिटी पता है क्या होता है? अपना जो खेती बाड़ी होता है वहां पे पानी पहुंचाया जाता है ना हर खेतों में। गांव में कभी जाएगा तो दिखेगा, दिखता है, कैनल बना रहता है साइड साइड से, नदी रहता है, पंप लगा रहता है, क्या क्या चीज़ बना के लगा हुआ है, सब पानी पहुंचा रहा है। वो क्या है? उसे इरिगेशन बोलते हैं। किंतु बहुत बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है, जहाँ पे पानी पहुंच ही नहीं पाता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा? खेती बाड़ी ना हो पाएगा। खेती बाड़ी नहीं होगा तो क्या होगा सर? अनएम्प्लॉयमेंट। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। ये कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब पता है क्या? कभी नाम सुना है कॉटेज इंडस्ट्री? अगर इसको सीधा सीधी हिंदी भाषा में बोले ना, इसे बोलते हैं गृह उद्योग। क्या बोलते हैं? गृह उद्योग। गृह उद्योग का मतलब क्या होता है? घर में जो बैठ के हम लोग कंपनी बनाते थे पहले का इनिशियल डेज में, हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे जिसमें घर के अंदर ही आदमी काम करता था। जैसे कॉटन इंडस्ट्री सोच के देखो, हैंडलूम, पावरलूम। पहले जो कपड़ा बनता था कहाँ बनता था? घर में बनता था। आदमी लोग के पास घर में मशीन होता था, वो घर में ही काम कर लेता, जहाँ पे वो 5-10 आदमी के साथ बैठ के एक छोटा सा सिस्टम रन करता था। अभी तुम लोग अगर इसको नोट करना चाहेगा तो पहले क्या होता था पता? पापड़ का बिजनेस जो होता था, पापड़ का, कुछ कुछ महिलाएं आपस में मिलकर पापड़ बनाती थी और उसको बेचती थी। ये क्या होता है? ये गृह उद्योग है। लेकिन अभी क्या हो गया पता है? इस इंडस्ट्री को क्या किया गया? बड़ा तरह से ऑक्यूपाई कर लिया गया है, जिस कारण से बड़ा बड़ा आदमी लोग काम कर रहा है लेकिन छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहा है। अब सोच के देखो, एक बड़ा कंपनी कितना जन को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है? 10 जन, 50 जन, 100 जन। लेकिन अगर 100 तो छोटा इंडस्ट्री सेटअप हो जाए तो देख लो कितना जन को दे देगा? करीब करीब 500 जन को दे देगा। यही वाला बात यहाँ पे बोल रहा है। जिस दिन से कॉटेज इंडस्ट्री अपने यहाँ पे सेटअप खत्म हुआ ना, तो बहुत सारा आदमी लोग का क्या बंद हो गया है? एम्प्लॉयमेंट, काम बंद हो गया है। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री, मतलब छोटा इंडस्ट्री। अभी का देखो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रहा है? स्टार्टअप, स्टार्टअप, स्टार्टअप शुरू करो, स्टार्टअप शुरू करो। वाई? स्टार्टअप शुरू होने से प्रॉब्लम ये होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होगा। क्योंकि आप खुद खुद तो अपना एक कंपनी सेटअप कर रहे हो, एज ए रिजल्ट यू आर सपोर्टिंग मेनी अदर पीपल टू कम एंड ज्वाइन योर बिजनेस। एज ए रिजल्ट द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी इरेडिकेटेड फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जा सकेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला बात यहाँ पे बोल रहा है। जिस दिन से कॉटेज इंडस्ट्री अपने यहाँ पे सेटअप खत्म हुआ ना, तो बहुत सारा आदमी लोग का क्या बंद हो गया है? एम्प्लॉयमेंट, काम बंद हो गया है। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री, मतलब छोटा इंडस्ट्री। अभी का देखो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रहा है? स्टार्टअप, स्टार्टअप शुरू करो, स्टार्टअप शुरू करो। वाई? स्टार्टअप शुरू होने से प्रॉब्लम ये होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होगा। क्योंकि आप खुद खुद तो अपना एक कंपनी सेटअप कर रहे हो, एज ए रिजल्ट द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी इरेडिकेटेड फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ देर के लिए,
इमोबिलिटी ऑफ लेबर, इमोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब पता है क्या होता है? जब लेबर मूव ना कर पाए, लेबर लेबर क्या हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। जनरली तुम देखेगा अपने इंडिया में ये ज़्यादा दिखता है। इन इंडिया द पीपल आर वेरी वेरी मच रेसिस्टिंग, वो लोग रेसिस्टिंग नेचर का होता है, मतलब रुकता है, अपने आप को रोक लेता है। हम भाई इस इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, क्यों? मेरा वहाँ पे जाने से अगर मैं काम ठीक से ना कर पाऊँ, निकाल देगा, इज्जत हैम्पर हो जाएगा, हैन हो जाएगा, तैन हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, बस गया ही नहीं। अब देखो आदमी लोग, तुम सोच के देखो, जब आदमी लोग मैनुअल सिस्टम में काम करता था तो करता था, लेकिन जो ही कंप्यूटर आया तो कितना चिल्लाने लगा, ना ना कंप्यूटर बोल लगाते थे वो ना, कंप्यूटर आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज़ द कंप्यूटर्स। वाई? सर कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो 10 आदमी का काम कंप्यूटर अकेले करेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, ना ना नहीं सपोर्ट करेंगे। अरे भाई कंप्यूटर जब आएगा तो तुमको कंप्यूटर में भी तो काम करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर वाला काम सीख लो ना। नहीं, वी आर नॉट रेडी टू एडजस्ट आवर सेल्फ, हम लोग को एडजस्ट करना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है। यही वाला बात यहाँ पे बता रहे हैं, इमोबिलिटी का चक्कर है यहाँ पे। ठीक है, देख ले एक बार पढ़ के, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठंड रख, कुछ ना होगा इस डिप्लोमा का कोर्स करना, कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करना सब कुछ, और उसके बाद धीरे धीरे कोर्स अपना करते रहना। अबे पहले 12 पास कर, उसके बाद में देखना, चल। अब देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब देखो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं वो सोचना है। देख लो एक बार पढ़ के देखो क्या क्या मेथड्स हैं यहाँ पे। ये वाला तो कहानी है, तुम लोग को एक बार पढ़ के देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से ना पढ़ाएंगे ये वाला चीज़, पढ़ के देख ले वो वाला, थोड़ा थियोरेटिकल है, कुछ पूछता नहीं है इसमें, तुम एक बार पढ़ के देख ले। आजा इधर आजा, अब सुन ले, सीधा सीधी सेकंड पैरा पर, सीधा सीधी सेकंड पैरा। सेकंड पैरा क्या बोलता है, कीपिंग इन अ व्यू दिस डिफिकल्टीज द नेशनल, क्या क्या डिफिकल्टीज है ऊपर पढ़ा, समझ में आया क्या क्या डिफिकल्टीज है? अपने यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वेरियस टाइप का है, अलग अलग टाइप का है। अब अलग अलग टाइप को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय अ सिंगल डेफिनेशन, हेंस वी डू नॉट हैव प्रिसाइज estimate of the size of unemployment. We know that there are large number of unemployed workers in India, but how many workers in India are unemployed in different type of labor market, and for how long, nobody could possibly give the factual इन्फॉर्मेशन विद द कॉन्फिडेंस। कोई नहीं बता सकता एक्चुअल में कितना है, लेकिन हम लोग एस्टिमेट करके बता सकते हैं इतना होगा, उतना होगा, फलाना ढिमकाना, इस टाइप। कीपिंग इन द व्यू ऑफ दिस डिफिकल्टी द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनएसएसओ, ये फॉर्म इसको याद रखना, एनएसएसओ इसको याद रखना है, क्योंकि ये कोई सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी दे देता है एक नंबर पे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। हैज डेवलप्ड एंड स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, employment and unemployment suitable to Indian condition. It has generated 3 estimates of unemployment, 3 estimates बनाए हैं। सबसे पहला यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, करंट वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, करंट डेली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इजीली, सब मतलब ब्रीफली। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है, यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, यूजुअल स्टेटस में क्या बोलता है, जितना पॉपुलेशन है उसमें कितना आदमी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बोला जाता है, जनरली हम लोग किस में बोलते हैं पता है, 1000 में, हर 1000 आदमी में कम से कम 300 आदमी ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ में एस्टिमेशन कैसे हुआ? तो मोटा मोटी सर एक्चुअल में कितना बताना चाह रहे हैं, वी आर स्पीकिंग 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, जितना वर्किंग क्लास है अपना उसमें 30% क्या है, अनएम्प्लॉयड है।
यही वाला बात यहाँ पे बोल रहा है, देख ले एक बार। It is measured in terms of number of person, that is person who remain unemployed for a major part of a year, 183 days or more. This is applicable to chronic unemployment. This is also referred as an open unemployment. और chronic और unemployment same है, okay? In India, 183 days of work is a standard cutoff for usual status. Person working for less than 183 days in a year considered as unemployed by a usual status. समझ में आया? अगर एक आदमी 183 दिन एक साल में काम नहीं किया है, इसका मतलब वो क्या है, उस साल में वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। समझ में आ गया? यही वाला बात यहाँ पे बता रहा है। अब करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है? It is a measure. It is also measured in term of number of person who did not find even an hour of work during the week just before the day of interview of them. मतलब एक वीक में अगर आप एक घंटा के लिए भी आपको काम नहीं मिला है, then you will be known as an what? Unemployed person. पहले वाला सीन में कितना दिन काम करना था? 183, मतलब किस हिसाब से बोल रहा है सर? आधा। देखो 364 डेज होता है, 366 डेज होता है, उसका आधा। अगर आप 366 दिन का आधा में अगर आपको काम नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है, आप अनएम्प्लॉयड हो। और वीकली स्टेटस में क्या होता है सर? अगर आप एक वीक में एक घंटा भी काम नहीं करते हो तो आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। उसके बाद क्या है, करंट डेली स्टेटस। अब करंट डेली स्टेटस में क्या बोला जाता है, देखो, पर्सन पर डे। A person who did not find a work on a day or a some day during a survey week, Professor Raj Krishna thinks that this measure of unemployment is most relevant as it covers open as well as partial unemployment. It includes chronic as well as underemployed workers. To calculate the rate of unemployment, first the number of man days people are willing to work and number of man days that they actually work during the survey week are calculated. क्या क्या बोल रहा है नीचे बताते हैं मैथ्स में। The difference between the two gives the man days wasted or unemployed by daily status. मतलब सर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कितना आदमी काम करने के लिए तैयार है, सबसे पहले निकाल लो, ठीक है? कितना आदमी कितना दिन काम करने के लिए तैयार है वो निकाल लो। मेरे को पास आया कि 50 आदमी काम करने के लिए तैयार है। अब क्या हुआ है, मेरे पास आया है फैक्ट, मेरे पास फैक्ट ये आया 50 आदमी काम करने के लिए तैयार है लेकिन 30 आदमी को ही काम मिला है, तो कितना आदमी अनएम्प्लॉयड हो गया है? समझ में आया? वही वाला बात यहाँ पे बोल रहा है, देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो कितना बड़ा है, ये वाला बात बता रहा है। अब तुम लोगों को ही पता है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण आधा से ज्यादा कांड यहाँ पे घट रहा है। देख एक बार पढ़ के देखना है तो पढ़ के देख, ये लगता नहीं है मेरे को कुछ आना चाहिए यहाँ से। माय गॉड, इतना बड़ा कहानी दे दिया है। एक बार रीडिंग करके देख, इसमें कुछ काम का है कि नहीं। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ काम का आएगा। तुम लोग अगर डेटा को फॉलो करेगा, इफ यू फॉलो द डेटा यू विल फाइंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। देखो पहले 5.3 मिलियन, फिर 7.1, फिर 9.6, उसके बाद देखो 13.6। स्क्रीन पे देखना, देखिए क्या है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट समय के साथ बढ़े जा रहा है। सर रीजन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यही वाला बात यहाँ पे कहानी में बोल रहा है। अब तुम लोग को पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना, मैं इसको बोलूंगा जनरली रीड करो इसको सिर्फ, ओके? एक बार रीड कर लेना। अब देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, कौन कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है? तो यहाँ पे कम से कम 5 मार्क्स है तो 8 तो याद करना पड़ेगा बाबू। अब कौन कौन सा प्रोग्राम है, सारा का सारा शॉर्ट फॉर्म याद रखना। देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, रूरल वर्कर प्रोग्राम, मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये MFAL, क्या क्या याद करना है। हर प्रोग्राम में देखो कब यह शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था। अगर तुम 5 को याद करता है तो उसमें पांचों में ये जरूर लिख लेना, कब शुरू किया गया था,
कहाँ शुरू किया गया था, अगर बोल देता है कौन शुरू किया तो भी अच्छा है। समझ में आ गया? तो वो 5 को अच्छे से याद रखना, बाकी वाला तुम नाम ही याद कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो जरूर याद कर लेना। इसका नाम, ये 15वां नंबर जो है ना, ये मनरेगा है। हो गया, खत्म हो गया कहानी। अब इधर देख, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। देख ले, ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो, सम सजेशन टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अगर तुमको पता है तो सोल्यूशन तुम लोग मोस्ट प्रोबेबली गेस कर लेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम कहाँ था बताओ? इरिगेशन नहीं था, तो इरिगेशन में इरिगेशन डेवलप करा दो तो प्रॉब्लम हट जाएगा। लैंड रिफॉर्म करा दो तो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम हट जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो वोकेशनल कोर्स डाल दो, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। लेबर लोग को ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, जो जाना नहीं चाहता, जो अनविलिंग है, वो लोग क्या हो जाएगा, विलिंग हो जाएगा, डर कम हो जाएगा। ठीक, तो जो प्रॉब्लम था उसका उल्टा कर दो, तुम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले माइनर इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी एक्सपेंडेड, मतलब छोटा छोटा जितना भी इरिगेशन फैसिलिटी उसको बड़ा कर दो। इससे क्या होगा, ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा, एज ए रिजल्ट काम ज्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बोल रहा है जितना भी एग्रो बेस्ड कंपनी है अपना, कहाँ पे सेटअप होता है, सारा का सारा शहर में है। एग्रो बेस्ड जितना भी कंपनी है सब शहर में है, लेकिन एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट आता है वो ग्राम से आता है। यही तो, प्रोडक्ट कहाँ से आता है, गांव से, लेकिन बनता कहाँ है, शहर में। तो सर दिक्कत क्या होगा, जो बना के दे रहा है उसी को काम नहीं मिल रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर रूरल एरिया में ही सेटअप कर दो तो क्या दिक्कत होगा, रूरल वाले को जॉब मिल जाएगा, तो वहां का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम तो पता चल ही गया होगा क्या क्या होता है। टू रिमूव अर्बन, ये वाला क्या था, ये वाला रूरल था। अब अर्बन में देखो क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, वो प्रॉब्लम था क्योंकि बंद हो गया था, खोलो उसको। दूसरा, एज फार एज पॉसिबल लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर टू बी इनकरेज, मतलब मशीन को कम यूज करो, किसको ज्यादा यूज करो, इंसान को। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इज टू बी एक्सपेंडेड। उसके बाद, इंडस्ट्री शुड बी सेटअप इन दोज एरिया विच हैव सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज बट विच आर स्टिल इंडस्ट्रियली बैकवर्ड। जैसे उड़ीसा, उड़ीसा का नाम सुना है तो क्या है एकदम, मतलब तुम वहां पे सोचेगा ना मिनरल भरती है वहां पे, पर वो डेवलप नहीं हो पाया। डेवलप नहीं हो पाया क्यों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर वहां पे कोई इंडस्ट्री सेटअप होगा गजब का चलेगा, तुमको क्या पता है वहां पे मिनरल्स इतने ज्यादा हैं। तुम लोग देखेगा, तुम लोग कभी इकोलॉ ज्योग्राफी पढ़ा होगा अपना, तो ज्योग्राफी में तुम लोग नोट करेगा हमेशा उड़ीसा, उड़ीसा जो होता है ना, वो हर जो मिनरल्स आता है उसमें एक नंबर पे मिल जाएगा, 1 2 3 4, कम ना टॉप 10 में हर मिनरल्स में मिलेगा तुमको उड़ीसा। कुछ कुछ होगा एक्सेप्शन में, किंतु हर चीज मिल जाएगा वहां पे। तुमको वहां पे आयरन ओर मिल जाएगा, कोल माइन मिल जाएगा, उसके बाद तुमको अभ्रक माइका जो होता है माइका मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा वहां पे। लेकिन तो भी वो डेवलप ना हो पाया। और उसका जो माइन, उसका जो मिनरल्स है कौन यूज कर रहा है, बंगाल यूज कर रहा है, साउथ यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है, यही सब प्रॉब्लम है। आ गया समझ में? ये सर पॉवर्टी था, क्या नाम है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट का केस खत्म, एक बार पूरा रीड कर ले, फिर इनइक्वालिटी शुरू करेंगे। इनइक्वालिटी 10 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं होगा। पर जल्दी पढ़, खत्म करेंगे इसको। उसके बाद एक एक सवाल वाला चैप्टर होगा, सवाल वाला। तुम लोग का सम्स है क्या, एग्जाम में एक बार देख के बताएगा मेरे को। इससे पहले वाला चैप्टर ही है ना शायद, क्या है, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन है क्या, अभी नहीं है, ओके ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब टेक्निकल करेंगे, ये थ्योरेटिकल है बड़ा।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू करेंगे फिर कॉस्ट। चल यहाँ से शुरू करें, इनइक्वालिटी शुरू करें, एक बार पढ़ लेना, देख ले सारा पॉइंट समझ में आया कि नहीं। नहीं, इनइक्वालिटी खत्म करेंगे फिर, नहीं तो ये फालतू का टेंशन बढ़ा रहेगा ये। हाँ वो ज़्यादा है नहीं, हम तो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा ये। एक बार पढ़ लेना, खत्म करते हैं इसको, फिर आगे का प्लान करेंगे क्या करना है। चल आज आप देख ले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या है पता है? ये इनइक्वालिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो इक्वल नहीं है, एक्चुअल में क्या इनइक्वालिटी किस सेंस में बात किया जा रहा है? यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का बात किया जा रहा है ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी का मतलब है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ। समझ में आया? अब तुम सोच के बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, अगर इनकम सबके पास समान होता तो क्या होता? ना कोई अमीर होता ना कोई गरीब होता, सब बराबर होते हैं। ठीक तो ठीक तो। अब यहाँ पे अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट जो आया है किस लिए आया है? इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो इक्वल, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप है दोनों पार्टी के बीच में, दैट इज रिच एंड पुअर, जितना कम होगा ना सोसाइटी उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर वो गैप यदि बढ़ता चलेगा ना तो बड़ा असुविधा होने वाला है, उससे इकोनॉमी में बड़ा ठेस पहुंचेगा। गैप डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देख क्या बोल रहे हैं, अपने देश में क्या अवस्था है पता है? अपने देश का 5% पॉपुलेशन ऐसा है जो करीब करीब 90% ऑफ वेल्थ कवर कर लेता है। वेयर एज हमारे देश का जो 95% ऑफ पॉपुलेशन है उसके हाथ में सिर्फ 10% ऑफ वेल्थ आता है। अब देखो ये गैप कितना बड़ा है, कैन यू सी द गैप? अब ये 10% और 90% का गैप है, तो कम से कम इसको तो स्मॉल किया जाए। डिफरेंस जितना कम होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस कम होगा सोसाइटी के लिए उतना अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा होगा। लेकिन ये जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा ना उतना ज़्यादा इकोनॉमी खतरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा पता है, इकोनॉमी का मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ विल बी कवर्ड बाय अ फ्यू पीपल, और बाकी का आदमी देख रहा है, नाच रहा है, बस और कुछ नहीं। तो जिसके पास वेल्थ है वो हम लोग का क्या करेगा? एक्सप्लॉयटेशन। क्या करेगा? एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं शोषण। समझ में आ गया? अब देखो यही वाला बात यहाँ पे समझा रहा है। Income and wealth increases in the initial stage of economic development. Inequality decreases when income decreases above the certain level. This phenomenon is evident in the Indian economy also. In India, there is a acute inequality in the distribution of income, and behind this inequality lies an inequality in the distribution of land ownership, as well as inequality in the distribution of capital in the private sector. We shall now discuss about these inequalities. मतलब सर इनकम का जो inequality आ रहा है इसका कोई कारण है? यस सर कारण है। सबसे पहले लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है? अभी का तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग को समझ नहीं आने वाला, अगर तुम लोग हिस्ट्री पढ़ा होगा तो तुम लोग को याद होगा कि पहले क्या होता था ना, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एक आदमी के पास सारा लैंड रहता था, और जो जितने भी छोटे आदमी होते उसके अंदर काम करने जाते थे। अब सोच के बताओ, जिसका लैंड है उसके पास इनकम ज़्यादा होगा, और जिसके पास इनकम नहीं, जो काम करना है उसके पास इनकम कम होगा। अब देखो उस टाइम क्या होता था प्रीवियल मार्केट में, मतलब उस टाइम इकोनॉमी में ज़्यादा क्या होता था? शोषण होता था। काम करा लेता था, 10 दिन का काम करा के 1 दिन का पैसा देता था। इससे क्या होता था, आदमी का जो स्टैंडर्ड था वो क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा लो था। गरीब गरीब रह बने जा रहा है, अमीर अमीर बने जा रहा है, वही अवस्था यहाँ पे हो जाता। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया। क्या क्या कहानी एक बार पढ़ के देखना है तो देख ले, मेरे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं बकना है। ये वाला पोर्शन पूरा रीडिंग मटेरियल है, एक बार पढ़ देख, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आता तो एक्सप्लेन करेंगे।
पढ़ा पढ़ा क्या पढ़ा यहाँ पे, कुछ पढ़ा? महालनोबिश, माय गॉड इतना बड़ा नाम है। हाँ, साउथ का, साउथ का, साउथ के या मराठी का होगा। देखिए ये वाला बात पढ़ के समझ में आया? दोनों के बीच में जितना इनकम का परसेंटेज कंट्रोलिंग, मतलब जितना पॉपुलेशन के पास जितना कम इनकम हो रहा है ना, उससे क्या दिख रहा है, इनइक्वालिटी का पावर दिख रहा है। मतलब इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो सबसे ज़्यादा है, वहाँ इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है देखो, अर्बन एरिया बोल, यहाँ पे बोल रहा है अर्बन एरियाज देन रूरल, अर्बन में सबसे ज़्यादा है देखो। रूरल एरिया में मोरलेस सबका अवस्था सेम है, लेकिन अर्बन में क्या है, कुछ लोग ज़्यादा डेवलप हो जाता है, कुछ लोग एकस्टम नहीं कर पाता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब देखिए ये पढ़ने वाला बात है, इस जगह से पढ़ने वाला बात शुरू होता है, इस जगह से। देख यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो कमेटी था गिव्स टू रीजन फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन द फर्स्ट प्लेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड कंसिक्वेंट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लो लेवल ऑफ इनकम। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काम मिल नहीं रहा है तो पैसा भी मिल नहीं रहा है। एज ए रिजल्ट अर्बन में आदमी लोग के पास क्या है, कुछ बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो ऐसे बैठे हुए हैं, उसके पास काम नहीं है, तो काम नहीं है, इनकम नहीं है। अगर इनकम नहीं है तो सर इनकम इक्वालिटी कम होगा ना, कम हो रहा है वहां पे। दूसरा, सेकेंडली, heavy concentration of income in the hand of few people is due to widespread tax evasion. Accordingly, the Mahal Lana Bush, बाबा रे बाबा बोला भी नहीं जाता। हाँ, महालानो बीश, तब बोले लेकिन तब बोला नहीं, इतना वर्ड है क्या, क्या बोले, महालाना, महालाना ओबिश। Committee pleaded for changes in the overall strategy of the economic development in order to solve the problem of inequality। अब ये क्या बोल रहा है सुनो, दूसरा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्रॉब्लम था टैक्स इवेजन। ये टैक्स इवेजन कौन सा चिड़िया है सर? टैक्स इवेजन का मतलब होता है, सुनो, टैक्स का चोरी, आदमी जो ज़्यादा कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, यस और नो। लेकिन अगर अब वो आदमी ज़्यादा टैक्स देगा नहीं तो उसके पास इनकम ज़्यादा है, उसके पास इनकम ज़्यादा है, और वो जो इनकम वो ज़्यादा रख रहा है अपने पास, उससे क्या क्रिएट हो रहा है मार्केट में, इनइक्वालिटी। उसके पास उतना रहना नहीं चाहिए लेकिन है ज़्यादा, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पास पैसा है नहीं, उसके पास कुछ रहना चाहिए। एज ए रिजल्ट क्या क्रिएट हो जा रहा है सर, डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। और यही मेजर कारण है जिस कारण से क्या है, अर्बन एरिया में इनइक्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। समझ में आ गया? उसके बाद देखो, द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैज इंक्रीज ड्यू टू सेवरल अदर रीजन। ये देखो क्या क्या रीजन है। सबसे पहला, वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ लेना एक बार, काम देगा। देखिए लोएस्ट और हाईएस्ट का इनकम बता रहा है, मतलब जो सबसे गरीब इंसान है वो इकोनॉमी में अगर 1 रुपया कमा रहा है तो सबसे अमीर आदमी कितना कमा रहा है, उससे 12 गुना ज्यादा, दैट इज 8.7, दैट इज 8.7, और दूसरा वाला क्या है 12.8। एक जन 9 रुपये ज्यादा, 9 गुना ज्यादा कमा रहा है, एक जन 13 गुना ज्यादा कमा रहा है। अब देखो गैप पता चल रहा है कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ये डबल ट्रिपल होता तो माना जा सकता, लेकिन ये 9 टाइम्स है, 13 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे पास 1 लाख है तो सामने वाले के पास 9 गुना ज्यादा है।
अब देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा कारण क्या है सर, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। काम मिल जाता तो इनकम कुछ आता अपने पास, यही तो, काम अगर होगा तो पैसा कुछ मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो इनकम आएगा, तो इक्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा। ये चल क्यों नहीं रहा? चल गया, चलो। दूसरा क्या है देखो, सेकेंडली इन इंडिया अंटिल रिसेंटली द रेट्स ऑफ पर्सन इनकम टैक्स, ये देखो पर्सनल इनकम टैक्स वेयर वेरी हाई। नहीं समझ में आया दूसरा पॉइंट क्या बोला, तुम लोग समझ पाया? एक बार पढ़ के देख तो, हम इसको बताता है, तुम लोग पढ़ के देख। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, अब मेरा बात सुन, देखो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, देर आर टू डिफरेंट पर्सन। अब मेरा बात सुनो, दिस पर्सन इज अर्निंग 10 लाख रुपीज एंड दिस पर्सन इज अर्निंग 45 लाख रुपीज एनुअली। अब ये बताओ ज्यादा टैक्स कौन देगा? ये ज्यादा देगा, और इसका रेट भी ज्यादा होगा। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ, अगर ये पहला वाला व्यक्ति अगर 5% का रेट से टैक्स दे रहा है ना, तो दूसरा वाला व्यक्ति 15% या 30% के हिसाब से टैक्स देगा। मतलब समझ में आ रहा है? अगर ये 10 लाख कमाया तो कितना रुपया टैक्स दिया है? 50,000 रुपया। लेकिन ये 45 लाख जो कमाया उसको कितना रुपया टैक्स देना पड़ेगा? देखो करीब करीब, देखो कितना होगा, करीब करीब 13,50,000। You are earning 45 lakhs, out of which you have to pay 13.5 lakh as a tax. अब कोई भी आदमी इतना दिखाना चाहेगा कि मैं इतना कमा रहा हूँ? सोच के बताओ, अगर तुम लोग पे इतना टैक्स लगेगा, तुम लोग कभी सोचेगा ना, अरे भाई ना, कम दिखाएंगे तो कम टैक्स देंगे। यही कारण था, ये जो हाई रेट था ना, हाई रेट ऑफ टैक्स, यही कारण था आदमी अपना पैसा क्या कर लेता था, छुपा लेता था। क्यों? कमा हम रहे हैं, पैसा हम गवर्नमेंट को देंगे, ऊपर से उतना ज्यादा क्यों भाई? तुम लोग अगर पैसा देगा नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? अपना घर से पैसा लाएगा? सोच के बताओ, तुम लोग अगर पैसा देगा नहीं तो गवर्नमेंट घर से पैसा लाएगा? हम लोग हर जगह पे पैसा देते हैं, सोच के देखो। वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स इन एवरीवेयर, जहां भी चांस मिल रहा है वहां टैक्स दे रहे हैं। सोच के देखो, गाड़ी रास्ता में गाड़ी चल रहा है तो टोल टैक्स देना पड़ता है, पानी पीने जाता है तो टैक्स देना पड़ता है, ठीक तो? स्कूल जाओ तो स्कूल का फीस देना पड़ता है, फीस में भी जीएसटी एडेड। चार चार, ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया ना, टैक्स वाला। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अ फीचर ऑफ द कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब पता है? फर्स्ट 11 में पढ़ा होगा तुम लोग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसे इकोनॉमी जहां पे आदमी लोग प्राइवेट, जहां पे मतलब क्या होता है पता है? प्राइवेट, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज रहता है। मतलब इंडिविजुअल आदमी लोग अपना अपना बिजनेस कंट्रोल करता है, जहां पे गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाता कुछ भी। सारा का सारा काम कौन संभालता है? प्राइवेट इंडिविजुअल, जिसमें आता है इटली, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ पे सब कौन कमालता है, कौन संभालता है काम? सब सब इंडिविजुअल करता है, कोई गवर्नमेंट इसमें हाथ नहीं लगाता। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है? वहां पे सब अमीर अपने हिसाब से काम करता है, गरीब को कोई देखता ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, समझ में है नहीं, इसलिए वो ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे वो प्राइवेट वाला लगा दो तो क्या होगा समझ लो, आधा का आधा पॉपुलेशन दिन दिन गायब होगा, दिन में उड़ जाएगा। अगला कहाँ मर गया, सबका सब एक साथ मर गया, अगर वो वाला पॉलिसी यहाँ चलता है तो। इसीलिए अपने लोग कौन से इकोनॉमी में है? मिक्स्ड। फोर्थली देख, अनदर रीजन फॉर द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आर द इंक्रीज इन द प्राइसेस। देखो चीजों का महंगाई, इसमें सीधा बोल रहा है, महंगाई, महंगाई भी एक कारण है जिसके कारण से क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रहा है। कैसे सर? चीजों का जब दाम बढ़ रहा है ना तो आदमी का इनकम कम हो जा रहा है। सोच के देखो, अगर चीज का दाम बढ़ रहा है तो मेरे को ज्यादा खर्च करना पड़ा है, एज ए रिजल्ट मेरा इनकम कम हो जा रहा है।
तो इनइक्वालिटी इससे भी बढ़ जा रहा है, यही वाला बात यहाँ पे बोल रहा है। अब देखो क्या क्या मेजर है, जो जो प्रॉब्लम है उसको उलट दो, जो जो प्रॉब्लम है उसको रिवर्स कर दो, यू विल गेट द सोल्यूशंस। क्या क्या है देखो, द पेमेंट ऑफ बोनस हैज बीन मेड कंपलसरी इन ईच इंडस्ट्री। वाई सर? बोनस देने से क्या होगा, थोड़ा इनकम का थोड़ा ज़्यादा फ्लो होगा, एज ए रिजल्ट लेबर अपना अवस्था को संभाल पाएगा। द सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग हैज बीन इम्पोज ऑन द हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, मतलब एक आदमी इतना लिमिट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर एक आदमी ज़्यादा लैंड होल्ड करेगा तो बाकी लोग को मिलेगा नहीं, तो गैप ज़्यादा बना रहेगा। Thirdly, in order to solve the problem of unemployment, self-employment projects have been adopted. ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आज के युग में क्या बोलते हैं पता है? स्टार्टअप। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे दे रहा है ना ज्ञान, उसका मतलब होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है छोटा बिजनेस, जो आदमी नया आइडिया लेके बिजनेस लेके खड़ा हो जाता है। जैसे एमबीए चाय वाला, ये क्या किया, ये एक स्टार्टअप है। पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू पता है, फिजिक्स वाला, नहीं देखता है? यूट्यूब यूट्यूब देखता होगा ना, तुम लोग नोट करेगा तो आजकल के युग में देखना तुम लोग के पास कितना सारा स्टार्टअप खुला हुआ है। स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, ये सब क्या है? ये सारे के सारे स्टार्टअप हैं। ये नए बिजनेस है, इनोवेटिव आइडिया लेके मार्केट में आए हैं और ये लोग फैल भी रहे हैं। समझ में? इसे क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। The transfer payment have been made the weaker section of the people through several schemes such as pension for widow। मतलब जो वीकर सेक्शन होते हैं उन लोगों को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जो बुढ़ा है उन लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, जो विडो है उनको कुछ पेंशन दिया जा रहा है। इससे भी क्या किया जा रहा है? इनइक्वालिटी को रिमूव किया जा रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं बोलूंगा इसको रीड कर लेना, ये रीडिंग मटेरियल है पूरा। जा रे जा, ये पूरा रीडिंग मटेरियल एक बार पढ़ लेना, समझ में नहीं आया तो बात कर लेना, हम बता देंगे। इसमें मेरे को लगता नहीं है कुछ आने का चांसेस है। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये क्या बोल रहा है बोल तो? अब यहाँ पे देखो, हम लोग बात किए इनइक्वालिटी का। अपने देश में इनइक्वालिटी का कारण क्या है? दो कारण था। एक था लैंड होल्डिंग में इनइक्वालिटी था, दूसरा कैपिटल में इनइक्वालिटी था। लैंड होल्डिंग का इनइक्वालिटी कैसे दूर करेंगे? लैंड रिफॉर्म करा के। कैपिटल में कैसे करें? देखो एक बार पढ़ो कैपिटल में क्या अवस्था क्या है। देखो, if there is an inequality in the distribution of capital in the private corporate sector, it implies that there is a private concentration in the economy. It means what? The private people, that is individuals, are controlling our economy. अगर कैपिटल किसके हाथ में ज़्यादा है? पूंजीपति लोगों के पास। तुम देखो, अगर अपने देश के बारे में सोचो, तुमको दिखेगा कि अपने देश का मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ किसके हाथ में है? अदानी, अंबानी, क्या नाम है, तो अजीम प्रेम, ये लोग है ना। टाटा के पास है लेकिन वो बहुत देता भी है, लेकिन बाकी लोग को कंसीडर करो ना। ये लोग को देखो क्या अवस्था दिख रही है। ये लोग पूंजीवाद, ये लोग पूंजीपति लोग हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट पर्सन है। नोट करके देखो, वो लोग वही काम कर रहा है, वो लोग वही काम मोदी से करवा रहा है जो वो लोग चाहता है। देख के देखो, तुम लोग अगर नोट करेगा, मोदी के आने से पहले मुकेश अंबानी का वेल्थ, अदानी का वेल्थ कम था, लेकिन जब से वो आया, ये लोग का वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब का सबका वेल्थ कम रहा है, पूरा इंडिविजुअल का, लेकिन उनका वेल्थ बढ़ रहा है भाई, क्योंकि सर वो अपना काम मनवा ले रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो पूंजीपतियों का बात सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। फिल्म देखता है ना, जिसके पास पैसा है नेता उसी के पास सपोर्ट करता है, नेता के हिसाब से काम चलता है, उसके बाद सारा देश उसी हिसाब से चल रहा है। वही अवस्था है। By private concentration we mean that the few industrial firm control the lion's share of output. Lion's share मतलब majority of share. Such a concentration is based on the ownership of the industrial units. Private concentration may of two types. Sometimes it is found that a particular industry, the total output is dominated by a few large farms. The large farms are known as a monopoly farm. Monopoly farm बताया क्या? Monopoly नाम सुना है? क्या होता है monopoly? मोनोपोली का नाम सुना है कभी? नहीं सुना तो बता रहा हूँ, सुनो। मोनोपोली का मतलब होता है कि ऐसा सेक्टर जहाँ पे सिर्फ एक सेलर है और कोई नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसका, सिंगल सेलर है। अब बताओ कौन है? इलेक्ट्रिसिटी सोच के देखो तो, अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है CESC, ये क्या मोनोपोली है? सोच के देखो तो, इसका कोई कॉम्पिटिटर है? मोनोपोली है ना। अपने हिसाब से सब कुछ मैनिपुलेट करता है। रेलवे देख लो तो, रेलवे
कोई कॉम्पिटिटर है? तुम लोग रेलवे चला सकता है? अकेले चलता है, यही वाला बात है. The other type of private concentration take place when the few large firms dominate the production of a number of important commodities so that in effect they control the entire private sector of the economy. Such a group of firms dominating the entire private sector of the economy is called monopoly house. मोटा मोटी मोनोपोली हाउस का मतलब कुछ आदमी है जो उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है. तुम लोग नोट करेगा, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री देखो, कौन कंट्रोल करता है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री? दो ही कंपनी है, कोका कोला पेप्सी, और कुछ नहीं है. डोमिनेटिंग ये लोग क्या है? सब कोका कोला का ही है या पेप्सी का ही है. कभी कभी ढक्कन खोलना पीछे देखना, लोगों में लिखा रहता है कोका कोला का है कि पेप्सी का है. सेम ही रहता है. अब हम दोनों बताते हैं, 7 अप जो है वो पेप्सी का है. 7 अप जो है, सॉरी हाँ, वो पेप्सी का है. वेयर एज अगर तुम स्प्राइट देखेगा वो कोका कोला का है. बोलो कैसे बताएं? बोतल से. एक जैसा बोतल नहीं है. तुम नोट नहीं किया, दोनों ही ग्रीन है. लेकिन दोनों ही ग्रीन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता? दोनों का शेप तुम देख. स्प्राइट का कैसा शेप है? थम्स अप वाला बोतल टाइप में आता है. लेकिन तुम पेप्सी का देखो कैसा, अलग टाइप का मुंह बना रहता है उसका. उसका अलग टाइप का मुंह बना रहता है. समझ में आया? तब इस हिसाब से तुम लोग बताओ मिरिंडा किसका होगा? मिरिंडा लिम्का का होगा. आवाज था देखो. मिरिंडा किस कंपनी का है? पेप्सी का कि कोका कोला? बोतल तुम लोग थम्स अप कोका कोला का है. कोका कोला का बोतल ऐसा आता है. एक्चुअल में थम्स अप क्या है पता है? थम्स अप इंडियन ब्रांड था. इट इज इंडियन ब्रांड. ये कोका कोला को सबसे ज्यादा टक्कर दिया था. कोका कोला परेशान हो गया था, इसके कारण वो इंडिया में एंट्री नहीं ले पा रहा था. मतलब इंडिया में कोका कोला का सेल दबा दिया था ये. तुम लोग कभी पी के देखना थम्स अप का टेस्ट और कोका कोला का टेस्ट, हमेशा तुम लोग थम्स अप को ही प्रिवेल करेगा. हमेशा तुम लोग थम्स अप प्रीफर करेगा. रीजन क्या है पता है? कोका कोला ना जबरदस्त बनाता था. इस कारण से कोका कोला का मार्केट शेयर गिर गया. लास्ट में क्या हुआ पता है? कोका कोला ने क्या किया थम्स अप को मार्केट से हटाने के लिए? कोका कोला ने एक स्ट्रेटेजी अपनाया. उसके अनुसार क्या किया गया कि जब भी कोई थम्स अप वाला, थम्स अप का कंपनी जो था, वो लोग जब भी कोई बोतल सप्लाई करता था ना जिस जिस दुकान में, कोका कोला वहां पहुंच जाता था. वहां पहुंच के बोलता था सारा थम्स अप का बोतल हटा दो और कोका कोला का बोतल लगा दो. थम्स अप को पूरा मार्केट से उठा दिया. ये लोगों को लगता था बिक्री हो जा रहा है. वो लोग क्या करता था? खुद ही खरीद लेता था. अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट में अचानक से क्या हो गया? थम्स अप गायब हो गया. आदमी लोग क्या खाना शुरू कर दिया और इसका बिक्री बंद हो गया. इस अब इससे क्या होता है पता? इससे क्या हुआ पता है? इससे क्या प्रॉब्लम हुआ पता है? इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि थम्स अप बंद होने की कगार पे आ गया. मालिक को पता चल गया बिजनेस बंद हो जाए, कोका कोला उसको ऑफर दिया, हम तुमको खरीद लें. बस दे दिया, खरीद लिया. आज ये कोका कोला में आ गया. एक बार इसको पढ़ लेना. पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है. अब जो जो है जहां जहां फंसेगा मेरे को बोल देना. मेरे हिसाब से अब यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं दिखेगा. पूरा का पूरा थ्योरी है, डेटा वाला याद करना पड़ेगा तुम लोग को. ठीक है? यहाँ से 11 मार्क्स आता है तो एक बार टेस्ट लेंगे. ये टेस्ट होगा ऑनलाइन. कितना तक? अरे इन इक्वालिटी तो आएगा ना. ओके ठीक है, तो हम बोल रहे हैं तुम लोग पढ़ लेना. जितना तक है उतना तक का टेस्ट ले लेंगे. समझ में? ये तो सारे के सारे रीडिंग मटेरियल हैं, इसको कुछ समझाने का भी नहीं है मेरे पास. ठीक है? आज यहीं पे रोकते हैं फिर क्लास.